हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। इस बुक को हम लोग रीतिकाल तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इसके PYQs और MCQs को भी मैं करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को भी देख सकते हैं। आधुनिक काल गद्य खंड को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास। इसका जो प्रकरण 1 है वो है सामान्य परिचय गद्य का विकास। इसको हम लोग आधा कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को भी जरूर से देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे का समझ में आएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था आधुनिक काल के पूर्व की गद्य की अवस्था, कि किस प्रकार की रचनाएं जो है आधुनिक काल के पूर्व हुई, किस परिमाण में साहित्य जो है वो रचा गया। फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रज भाषा गद्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने 4 जो है वो लेखकों को रखा है, जिसमें जो सबसे पहले लेखक को रखा है वो है विट्ठल नाथ और इनका ग्रंथ दिया है श्रृंगार रस मंडन। और दूसरे जो लेखक हैं वो है नाभादास और इनका ग्रंथ अष्टयाम दिया हुआ है। तीसरे जो है लेखक वो हैं बैकुंठ मणि शुक्ल और इनके 2 ग्रंथ दिए हैं अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। चौथे लेखक है सुरति मिश्र और इनका ग्रंथ दिया है बैताल पच्चीसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिनको हम लोग ने कल वाली क्लास में देखा था। फिर आगे आता है खड़ी बोली का गद्य। इसके अंतर्गत भी शुक्ल जी ने 4 लेखकों को रखा है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आते हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज। खड़ी बोली गद्य के 4 लेखकों को हम लोग कल वाली क्लास में 3 लेखकों को कल वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले आते हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज, दूसरे हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। इसका क्रम भी पेपर में लगाने के लिए आ सकता है, तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं, दूसरे में है मुंशी इंशाअल्लाह खां, तीसरे हैं लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र, जिसको हम लोग को आज पढ़ना है। तो ये था हम लोग ने जो कल पढ़ा था, बाकी आप लोग डिटेल में क्लास को देख लेंगे। तो चौथे जो लेखक हैं वो है सदल मिश्र। ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार से इन्होंने भी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लल्लू लाल जो है उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, उनकी प्रेरणा से प्रेम सागर लिखा, उसी प्रकार से सदल मिश्र ने भी एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यान। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। कह रहे हैं कि दोनों जो रचना है नासिकेतोपाख्यान और प्रेम सागर, ये दोनों ही रचना एक ही समय की है, लेकिन दोनों की भाषाओं में बहुत अंतर है। यहाँ से पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ना तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार और ना परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश है। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लल्लू लाल का अगर आप प्रेम सागर पढ़ेंगे तो उसमें ब्रज भाषा के शब्दों की भरमार है और परंपरागत पदावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचना में। लेकिन जो सदल मिश्र है उन्होंने नासिकेतोपाख्यान में व्यवहार उपयोगी, यानी उस समय जो व्यवहार में प्रयोग की जा रही थी भाषा, उस भाषा को लिखने का प्रयास किया और जहां तक हो सका है इनसे इन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, यानी इनकी भाषा में भी ब्रज भाषा के कुछ शब्द आ गए हैं और पूर्वी बोली के भी शब्द जो है इनकी रचना में भी आ गए हैं। कुल्हन के बिछौने, चहु दिसी सुनी सोनहन के थंब आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर जो नमूना जो है नासिकेतोपाख्यान की भाषा का यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। गद्य की परंपरा एक साथ चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में
में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि गद्य की परंपरा जिन्होंने चलाई उन 4 लेखकों में जो आधुनिक हिंदी का आभास मिलता है वो मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। तो पेपर में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी जो हैं, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी का आभास किन लेखकों की भाषाओं में माना है? तो सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मानते हैं शुक्ल जी कि आधुनिक हिंदी का आभास इनकी भाषा में मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। तो ये कथन भी इंपॉर्टेंट है और इससे जिस तरीके मैंने बताया इस तरीके से भी प्रश्न जो है पेपर में पूछा जा सकता है। इन दो में मुंशी सदा सुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी और इन दो में भी शुक्ल जी कह रहे हैं कि सदा सुख की भाषा जो है वो ज्यादा अच्छी है। मुंशी सदा सुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि 1860 से हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हो गया था लेकिन उसकी परंपरा जो है वो अखंड रूप से नहीं चल रही थी। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्य की योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1941 के पूर्व की नहीं मिलती है। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल रिबात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया है। तो इसमें आप लोग ये रचना का समय याद रखेंगे कि गोरा बादल रिबात का जो समय है वो है संवत 1680 और इसके रचनाकार हैं जटमल। ये पेपर में पूछा जाता है। तो इस रचना का अनुवाद जो है वो खड़ी बोली में किसी ने 1881 में किया है। उसकी भाषा का नमूना यहाँ पर दिया गया है। संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह से चली है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि संवत 1860 और 1915 के बीच जो है वो गद्य रचनाएं नहीं मिलती हैं। उसके बीच संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया हो तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। तो कह रहे हैं कि उस समय जो 1860 के लगभग जो हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसका जो लाभ उठाया था वो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया था। श्री रामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। तो अड्डे का क्या नाम था? श्री रामपुर उस समय उनका प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाइबिल का अनुवाद जो है वो शुक्ल जी के अनुसार किसने किया है? तो विलियम केरे ने किया है। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदा सुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी। उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने यानी जो विलियम केरे जो पादरी थे, इन लोगों ने विलियम केरे और जो अंग्रेजी पादरी थे इन लोगों ने जो अनुवाद किए हैं रचनाओं के, तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? जो लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे सदा सुख जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, विशुद्ध भाषा यानी कि अरबी फारसी से मुक्त जिस भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे थे उसी को आदर्श रूप में रखा है और उसी में अनुवाद जो है वो किए गए हैं। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा और है। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी
उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। ये कथन इंपॉर्टेंट है। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहां तक हो सका है नहीं लिए हैं। यानी कि उन लोगों ने जैसे उस समय जो भाषा चल रही थी उसको ही अपनाया था और अरबी फारसी के शब्दों को अपने अनुवाद में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे हैं। उनकी भाषा सदा सुख और लल्लू लाल के नमूने पर ही चलती है। तो इन लोगों ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, सदा सुख और लल्लू लाल ने उसी तरीके का भाषा का प्रयोग जो है वो ईसाइयों ने अपनी रचनाओं के अनुवाद में किया है। उसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया है और ठेठ ग्रामीण शब्दों को भी अपनी भाषा में प्रयोग किया है। उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करण हारे, तक के स्थान पर लौ, कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं। पर लल्लू लाल के इतना ब्रज भाषापन नहीं आने पाया है। यानी लल्लू लाल ने जिस तरह ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है उस तरीके उन्होंने नहीं किया है। आए जाए का व्यवहार ना होकर आके जाके व्यवहार हुए हैं। सारांश यह है कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। यानी उन्होंने अरबी फारसी मुक्त हिंदी का जो है व्यवहार अपने अनुवादों में किया है। इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद की गीतें नाम की पुस्तक छपी थी। तो दाऊद की गीतें नाम की पुस्तक किस प्रेस से छपी थी? श्रीरामपुर प्रेस से छपी थी। कब छपी थी? 1893 में छपी थी। जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी इस प्रेस से। इन पुस्तकों की हिंदी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबिल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। तो ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र कौन से थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर। फिर आगे है, अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 की लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ईसाई पादरी जो थे उनके द्वारा हुई थी। जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के इतिहास का और संवत 1896 में मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया है। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतन लाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब थे। अनुवाद किसने किया था? पंडित रतन लाल ने किया था और संपादन पादरी मूर साहब ने किया था। इसके संपादक पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। को के स्थान पर करो और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। यहाँ पर इसकी भाषा का नमूना जो है वो दिया जा रहा है। आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा है। उक्त सोसाइटी यानी स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी के लिए पंडित भट्ट ने भूगोल सार लिखा है और बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा है। तो इन दो ग्रंथों के रचनाकारों को आप लोग याद रखेंगे। कलकत्ता में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसने पदार्थ विद्यासागर संवत 1903 आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापे खाने से निकली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी।
यानी बुकों के अलावा रीडरें भी निकलती थी। बल्वे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला था, जिससे शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें शेरिफ साहब के संपादन में निकली थी, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें 1912 और 1919 के बीच की हैं। तब से मिशन सोसाइटी के द्वारा, तो इन सारी पुस्तकों के रचनाकार कौन है? शेरिफ साहब है। भूचरित्र, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर और विद्वान संग्रह। और ये सारी पुस्तकें जो है 1912 से 1919 के बीच में निकली हैं। तब से ही मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तकें और पंफलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ खंडन, मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आसिया और जान के भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह है कि हिंदी गति के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है। शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहले पहले उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। यानी हिंदी गति के प्रसार में जो है वो ईसाइयों ने भी योग दिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था, अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय ने इन बातों की अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना के प्रवर्तन के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। तो ब्रह्म समाज पूछा जाता है किसका है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म समाज की नींव जो है वो राजा राम मोहन राय ने डाली है। और इसमें मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति और छुआछूत का खंडन जो है वो किया गया है। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया था। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नामक एक संवाद पत्र भी निकाला। तो बंगदूत का समय क्या है? संवत 1886। पत्र पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। बंगदूत का समय और भी 3-4 पत्र आगे आपको मिलेंगे, तो इनका आप लोग समय जो है वो नोट कर लेंगे। और इसको किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने निकाला था। राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रिक विद्वानों के व्यवहार में आता था। तो यहाँ पर उनकी भाषा का नमूना जो है वो दिया गया है। कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्यतः छापे खाने हो गए थे, बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलते थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1800 यहाँ पर 83 होगा, ये आप लोग सही कर लेंगे। संवत 1883 में उदंत मार्तंड नामक एक संवाद पत्र निकाला, जिससे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और ये कब निकला था? 1883 में निकला था। और किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर ने निकाला था इसको। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया था। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किस पत्र में किया गया है? ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे उदंत मार्तंड में किया गया है। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो भाषा थी उसका स्वरूप इन पंक्तियों में दिखाया गया है। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। तो ये पंक्तियां जो है वो इंपॉर्टेंट है। संवत 1854 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था, पर उस समय उस पर कुछ ना हुआ।
पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ विद्वान, शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो किसके उद्योग से हिंदी कॉलेज की स्थापना की गई थी? राजा राममोहन राय। जिसमें जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़कर निकलने और सरकारी नौकरी पाने लगे थे। देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को ना था। अंग्रेजों के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसा को कंपनी से थोड़ी बहुत सहायता जो थी वो मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर लोग उदासीन होने लगे थे। तो लोगों को लगता ही नहीं था कि देसी भाषाओं को पढ़कर भी नौकरी जो है वो मिल सकती है। और उस समय अंग्रेजी के अलावा संस्कृत और अरबी का जो चलन था, इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई थी। यानी अरबी और संस्कृत को जो सहायता मिल रही थी अंग्रेजों से, धीरे धीरे वो भी बंद हो गई थी। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 यानी 7 मार्च सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल जो है वो खुलने लगे। तो ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है। मैकाले ने जो था वो अंग्रेजी का बहुत जोरदार से साथ दिया था, जिससे अंग्रेज जो थे उन लोगों ने संस्कृत और अरबी जो और देसी भाषाओं की शिक्षा जो चल रही थी उनको अनुदान मिल रहा था वो भी बंद हो गया और अंग्रेजी के ही स्कूल खुलने लगे थे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेज सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी, यानी फारसी भाषा भी चलती रही दफ्तरों में। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस समय उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई। तो क्या आज्ञा निकाली गई कि किसी को इस बात का उजूर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुआ हुक्म सब से वाकिफ नहीं है। हर एक जिले के कलेक्टर साहब को लाजिम है कि इस आइन के पावने में एक केता इश्तिहारनामा नीचे के तरह से फारसी व नागरी भाषा में 2 अक्षर लिखाए गए। यानी कि जो है वो फारसी या नागरी में भी यहाँ पर दिया गया है। एक मिनट, ये दिया गया है फारसी की अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाई होती थी। यहाँ पर ये दिया गया है, जो इन पंक्तियों में दिया गया उसका मतलब यहाँ पर दिया गया कि फारसी की अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाई होती थी, उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा था। अतः सरकार ने संवत 1893 में यानी 1836 में इश्तिहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। यानी इसमें दिया है कि अदालत के सब काम जो है जो फारसी भाषा में हो रहे थे, जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी आम जनता को, वो अब इसमें होंगे, देसी भाषाओं में वो होंगे अब सारे काम। हमारे संयुक्त प्रदेश की सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तिहारनामा हिंदी में निकलता था उसकी नकल यहाँ पर दी जा रही। जो इश्तिहारनामा निकला था उसकी यहाँ पर नमूना दिया गया है। इस इश्तिहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। यानी कि बोली जो है वो हिंदी ही होनी चाहिए और लिखे हुए चाहे वो नागरी में हो, नागरी के स्थान पर फारसी की भी हो सकते हैं। लिखावट यानी फारसी की हो सकती है लेकिन बोली हिंदी ही होनी चाहिए। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने ना पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी न रहने पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि 1 वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया।
जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या घटती जा रही थी। यानी कि उर्दू ही चलने लगी थी और उर्दू सीखे हुए लोगों को ही नौकरी मिलने लगी थी और हिंदी केवल राज दरबारों तक ही सीमित हो गई थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी वह धर्माभाव के कारण थी। तुलसी कृत मानस की चौपाइयां और सूरदास जी की भजन आदि उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश काल चक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। रंगार रस की भाषा कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने वाले आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। तो ये किसका कथन है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार, तो बनारस अखबार किसने निकाला था? राजा शिव प्रसाद ने निकाला था। और कहां से निकाला था? काशी से निकाला था। काशी से निकलवाया, पर अखबार पढ़ने वाले पहले नव शिक्षितों में मिल सकते थे जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। यानी उस समय जो था वो उर्दू ही चल रही थी और उर्दू से ही लोग शिक्षित हो रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी। यानी उन लोगों ने उनने क्या किया कि उस बनारस अखबार की भाषा जो है वो उर्दू ही रखी। यद्यपि अक्षर देवनागरी के ही थे, यह पत्र बहुत घटिया कागज लीथों में छपता था। यानी बनारस अखबार जो है वो जिस कागज में छपता था उसका नाम है लीथो। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी के कुछ सूरत पैदा करने के बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया कुछ शब्द भी रखे जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र का अंदाज नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। यहाँ पर उस अखबार का कुछ अंश जो है वो दिया गया है। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला। तो किसने निकाला था? बाबू तारा मोहन ने निकाला था सुधाकर, और इसका समय है 1907। कहते हैं काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने यह पत्र दिया, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई थी तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय लगभग अर्थात 1909 में आगरा में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल के संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला 1909 में, जो कई वर्ष तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी थी। यहाँ पर नमूना भाषा का दिया हुआ है। इसमें कलकत्ते के समाचार जो है वो दिए हुए हैं और स्त्रियों की शिक्षा के विषय में भी दिया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही और अंग्रेज सरकार का ध्यान देसी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोचने जाने लगी। यानी देसी भाषाओं की व्यवस्था और उनके विकास की बात जो है वो भी अंग्रेज सरकार द्वारा सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी।
अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान ना मिले, उसकी पढ़ाई का प्रबंध ना होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए सब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचार करने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए। लेकिन मुसलमान जो थे वो इसके विरोधी थे। तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया, यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा। मुसलमानों ने इतना ज्यादा विरोध किया कि अंग्रेज सरकार ने ये विचार जो है वो छोड़ दिया और उसने संवत 1905 यानी 1848 में यह सूचना निकाली कि ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बढ़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। यानी मुसलमानों ने इसका घोर विरोध किया था कि हिंदी जो भाषा है उसको शिक्षा के लिए प्रयोग ना किया जाए। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई, यानी उसकी पढ़ने की बिल्कुल भी व्यवस्था ना की जाए, कहीं पे भी उसको पढ़ाया ना जाए। तो हिंदी के विरोध की जो चेष्टा है बराबर बढ़ती गई। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक की कोशिश की गई कि वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही ना हो पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद खान साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। तो विरोध के जो नेता थे, मुसलमानों में जो विरोध हो रहा था उसके जो नेता थे वो थे सर सैयद अहमद खान। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग की कृपा पात्र थे जिस ढंग से सर सैयद अहमद खां, यानी कि अंग्रेजों में जिस प्रकार से सर सैयद अहमद खां जो उनका मान था, उसी प्रकार से राजा शिव प्रसाद का भी मान था। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे, यानी वो बराबर प्रयत्न करते रहे हिंदी की प्रसार और उसकी शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में। इसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। गारसादा तासी, एक फ्रांसीसी विद्वान जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे, उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ हिंदी के भी कुछ विद्वानों का उल्लेख था। अतः संवत 1909 में यानी 15 दिसंबर सन 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी, पर वो दिया हुआ है। फिर आगे है, तासी के व्याख्यानों से पता चलता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे थे। जान पड़ता है कि उर्दू की पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया, यानी कि जो कानून और कानूनी और जो सरकारी आज्ञाएं थी वो हिंदी अनुवाद में छपने लगी थी। लेकिन जब इसका विरोध ज्यादा बढ़ गया तब ये भी बंद हो गया था एकदम। जैसा कि अभी कहे आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गारसादा तासी ने फ्रांस में बैठे बैठे झगड़े में योग दिया था। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहां जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद खान जो अंग्रेजी से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में और भी बल लाने के लिए एक मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है तो जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत मानने वाले थे। यानी कि वो विरोध तो कर ही रहे थे, मुसलमान जो है विरोध कर रहे थे हिंदी का, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने मजहब को भी घुसा दिया। जिस गारसादा तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कहा भी था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो ये कथन जो है ये गारसादा तासी का है। वही गारसादा तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खान की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं
क्या लिखते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर अपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा कि हिंदी में उर्दू का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुद्ध परस्ती और उसके अनुषंगिक विधान है, इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृत और आचार व्यवहार, यानी उन्होंने हिंदी में भी उर्दू का ही पक्ष जो है वो ग्रहण किया कि हिंदी में भी उर्दू का आभास जो है वो मिलता है। आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद सब उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। फिर संवत 1927 के अपने व्याख्यान में गारसाद अतासी ने साफ खोलकर कहा है कि मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते हैं, इंजिल की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। तो ये जो कथन है ये गारसादा तासी के हैं और वो खुलकर समर्थन करते हैं सैयद अहमद खां का। फिर आगे परंपरा से ही चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर प्रचलित अक्षरों और वर्णमालाओं को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी, अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद सिंह जो है वो मैदान में आए। तो यहां से जो है ये प्रकरण यानी प्रकरण 1 जो है वो समाप्त होता है। अब कल की क्लास में जो है हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जा सकते हैं। वहां पर मैंने इस बुक की PDF को अपलोड कर दिया है, वहां से जाके एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।